उर्दू अफ़साने का आगाज़ उर्दू के नाक़दीन रोमानी तहरीक से मानते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर 3 लिखने वाले बहुत अहम थे: सज्जाद हैदर यलदरम, सुल्तान हैदर जोश और नियाज़ फ़तेहपुरी। सज्जाद हैदर यलदरम ने जो अफ़साने लिखे उसमें तुर्की अफ़सानों का बहुत असर था। कुछ तो बराह रास्त तर्जुमा किया उन्होंने, और जो तबाज़ाद अफ़साने लिखे उसमें भी असल में वो जो वहाँ की टेक्निक थी, वहाँ के मसाइल थे, वहाँ का स्टाइल था, वो कहीं ना कहीं उनके अफ़सानों में आ जाता था। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि उसमें उर्दू की रिवायत कम और तुर्की की रिवायत ज़्यादा नज़र आती थी। लेकिन प्रेमचंद का ज़माना आते आते वो अफ़साना लिखा जाने लगा जिसको हम अंग्रेज़ी की शॉर्ट स्टोरी की जो इस्तिलाह है और उसकी जो टेक्निक थी, जो उसके अज्जाए तरकीबी थे, वो सब मिलते हैं हमें प्रेमचंद के यहाँ से। प्रेमचंद के शुरू के अफ़साने भी थोड़ा आइडियल किस्म के थे, जिसमें बहादुरी अगर है तो राजपूतों की बहादुरी को वो इंतहा पर जाकर दिखाते थे, ईमानदारी है तो वो भी ज़्यादा दिखाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हकीकत निगारी की तरफ वो आए। हकीकत में वो सब नहीं होता है जो इससे पहले के अफ़सानों में हुआ। वो सिर्फ़ एक कोई ख़ास पैगाम देने के लिए, इस्लाह के लिए या किसी ख़ास मकसद से, मकसदी अफ़साने इनको कहते थे, वो लिखे जाते थे। अब जब हकीकत निगारी की तरफ आए तो उन्होंने बहुत से अफ़साने लिखने शुरू किए। अब मिसाल के तौर पर शुरू के अफ़सानों में अगर उनके अफ़साने लें तो 2-3 अफ़साने बहुत मशहूर हैं। मशहूर तो नहीं, लेकिन बहरहाल उसका ज़िक्र होता है। अमावस की रात एक अफ़साना है, 2 बैलों की जोड़ी एक अफ़साना है, मंत्र है। फिर उसके बाद से प्रेमचंद ने आखिरी ज़माने में कफ़न लिखा, और उसी ज़माने में उन्होंने एक रोशनी नाम का अफ़साना भी लिखा। तो ये वो अफ़साने हैं कि जो प्रेमचंद के फ़न को समझने के लिए हमारे मिसाल के तौर पर हम उनको सामने रख सकते हैं। जैसे कि अमावस की रात है अफ़साना। अगर हम बहुत तफसील से गौर करें उस पर, तो प्रेमचंद पर जो इल्ज़ामात कहिए या उनकी खुसूसियात बताकर जो बातें की जाती थीं, उनकी तरदीद मिलती है उसमें। मतलब 2-3 चीज़ें थीं। ये कहा जाता था कि प्रेमचंद जो थे वो वहाँ जो पंडितों का या ब्राह्मणों का जो रवैया आवाम के साथ होता था, उसके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बात कहते थे। मसलन किसी न किसी तरह से वो हवन के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर उनसे कुछ ना कुछ वसूल करते रहते थे गरीबों से, और उनको उनका इस्तेहसाल भी करते थे। ठाकुरों के यहाँ छूछात भी होती थी, ठाकुर का कुआं जैसे उनका अफसाना है। तो लेकिन ये कि अमावस की रात में हम इसकी तरदीद देखते हैं। और दूसरी बात ये थी कि जो महाजन थे, जो सूद पैसा उठाते थे और गरीबों से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अच्छी खासी रकम वो वसूल कर लेते थे, उसकी भी तरदीद मिलती है। इसलिए कि इसका जो करैक्टर है, उसका नाम शायद शिवदत्त नाम है उसका, तो वो ख़ुद सूद पे पैसा देता है। उसके आबा व अजदाद सूद पर पैसा दिया करते थे, और वो इस वक्त अब उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं रही, चूँकि वो राजा महाराजाओं का, रजवाड़ों का एक तरह से ताल्लुक़ उनसे होने के बिना पर उनको सूद दिया करते थे, उनको पैसा देते थे सूद पर। तो लेकिन अब वो रजवाड़े ज़रा कमज़ोर हो गए थे, तो उनकी हालत भी कमज़ोर हो गई। और वो थे पंडित शिवदत्त, तो पंडित थे वो। तो पंडित के बावजूद और सूदखोर और महाजन होने के बावजूद वो उस कहानी के हीरो हैं, और उन्हीं पर कहानी चलती है। बल्कि उनके मुकाबले में जो एक वैद्य जी हैं, जो पैसा लेकर इश्तहारात के ज़रिए से सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, मरीज़ों का इलाज उनका मकसद नहीं है, तो उन पर एक तरह से तंज है और इनको हीरो बनाया है। तो अब ये कहना कि वो हर पंडित के ख़िलाफ़ थे, हर ब्राह्मण के ख़िलाफ़ थे, वो यहाँ गलत साबित होता है। ये हर सूद लेने वाले के और इस तरह का काम करने वालों के ख़िलाफ़ थे, ये यहाँ साबित नहीं होता वो। तो कहने का मतलब ये है कि फ़र्द पर नहीं, ज़ात पर नहीं, किसी तबके पर नहीं, बल्कि उनके अमल पर उनकी नज़र रहती थी, किसका क्या अमल है। अगर वो किसी का अमल ख़राब है तो उसकी तरफ भी वो इस तरह की तनकीद की नज़र उठाते थे। जैसे कि कफ़न में आते आते जो उसमें घेसू और माधव हैं, वो एक शेड्यूल कास्ट से यानी चमार के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन पर भी उन्होंने तंज़ किया है कि वो किस तरह से लोगों अपनी बीवी को और अपनी बहू को नज़रअंदाज करके वो पैसा जो कफ़न के लिए मिला था उससे भी कफ़न के बजाय लाने के बजाय वो शराब पी जाते हैं उससे, और वो खर्च कर देते हैं, उसको बेकफ़न छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, बाद में लोग इसका हमें पैसा नहीं देंगे लेकिन उसको कफ़न ज़रूर देंगे, बेकफ़न नहीं दिया जाएगा, उसको इस तरह नहीं जलाया जाएगा। तो अब ये कि
यहाँ सिर्फ कहने का मकसद ये है कि प्रेमचंद को भी, जिनको के शुरू में कहा गया कि वो इस्लाह के लिए भी लिखते थे, फिर आइडियोलॉजी उनकी अपनी थी उसके तहत लिखते थे, और एक ख़ास तरह का नज़रिया था, ख़ास तरह की बातें थीं, वो नहीं साबित होता है, बल्कि ये साबित होता है कि जैसे किरदार हैं और उस वक्त उनका जो अमल है, अगर ख़राब है तो ख़राब बताएंगे, अच्छा है तो अच्छा बताएंगे, इसकी फ़िक्र नहीं करेंगे कि वो किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब अमावस की रात में होता ये है, अगर मुख्तसरन उसका बयान किया जाए, कि एक शख्स जो अकेला अपने बीमार बीवी के इलाज के सिलसिले में परेशान है, वो पंडित शिवदत्त है, और ये बताया जाता है कि उसके पास इस वक्त पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास जो कागज़ात हैं वो हुंडियाँ कहलाती थीं, यानी जिन्होंने सूद लिया था उनके वो इकरारनामे हैं, उसके बिना पर उनको पैसा वापस मिलता, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। वजह यह है कि रजवाड़े ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, उनकी हालत अच्छी नहीं है, जिन्होंने सूद पे पैसा लिया था वो सूद भी नहीं दे रहे हैं, असली रकम क्या देंगे। तो वो परेशान है और इलाज के लिए एक वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी उससे कहते हैं कि पैसा दो तो मैं तुम्हें दवा दूंगा, और वो वैद्य का जो डिस्क्रिप्शन है इतने मतलब पाकीज़ा प्रोफेशन के बावजूद वो इश्तहार पे तो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और दवाओं को देने में मुफ्त में या कम पैसों में वो कभी राज़ी नहीं होते। तो उनका रवैया उनके जहन में है, वो कहते हैं कि आप पैसे दीजिए तो मैं इसको दवा दूंगा। खैर वो मायूस होकर चला आता है, अब बैठा हुआ है, परेशान है। उसके बाद से वो आहिस्ता आहिस्ता ये सोचता है कि ये हंडियाँ बेकार हैं मेरे लिए, तो रिएक्शन में वो उनको जलाने लगता है। एक कागज़ जलाता है, फिर दूसरा कागज़ जलाता है, तीसरा कागज़ जलाता है। इसी उसमें वो है, बीमार बीवी पड़ी हुई है, बेहोश, तकरीबन नीम बेहोश है वो। तो फिर वो देखता है कि सामने से बहुत दूर से कुछ लाइटें नज़र आईं, कुछ रोशनी नज़र आई, उसे लगा जैसे कोई बारात आ रही है। वो बाहर निकल के जाता है, देखता है करीब से, तो उसके दरवाज़े पर आकर एक हाथी झूलता हुआ नज़र आता है उसे। उस पर एक राजकुमार बैठा हुआ है, उसके साथ बहुत से लोग हैं जो गैस की लालटेन है, गैस के अंडे लिए चले आ रहे हैं इसके पास। जब ये नीचे उतर के देखता है तो वो अपना तारुफ़ कराता है कि मैं फ़लाँ स्टेट का राजकुमार हूँ, और मेरे पास एक कागज़ ऐसा मुझे मिला है जिसके आपके आबा व अजदाद ने से मेरे वालिद ने या उनके किसी करीबी ने, यानी मेरे बुज़ुर्ग ने कुछ कर्ज़ लिया था। अब मैं उनका श्राद्ध करने के लिए गया जा रहा हूँ, और श्राद्ध से पहले मुझे रकम अदा करनी है, लिहाजा वो उनको मुझे आप वो कागज़ दीजिए तो मैं आपको वो रकम दे दूँगा। खैर अब वो जो है कागज़ जला चुका था बहुत सारे। तो ये प्रेमचंद की खूबी है, ये टेक्निक है प्रेमचंद की, कि प्रेमचंद ने ऐसे मौके पर उसको भेजा जब वो अपने हाथ से बहुत सारे कागज़ जला चुका था, ताकि कारी का दिल एकदम से धक रह जाए और वो इन्वॉल्व हो जाए कि अरे कहीं वो कागज़ भी तो नहीं जल गया जिसमें कि मेरे आबा व अजदाद ने पैसा दिया था इनको। तो वो खैर जब वो लौट के जाता है तो ढूंढता है, तो ऐसा नहीं होता, वो कागज़ मिल जाता है। यहाँ पे कारी को फिर से उन्होंने इन्वॉल्व किया। तो ये टेक्निक होती है, इसी को प्लॉट कहते हैं। प्लॉट का मतलब होता है वाक़यात की तरतीब। कौन सा, अगर यही वाक़या वो पहले ले आते कि कागज़ मिल गया है उसे और लिए बैठा है, और फिर बाद में वो कहता और जलाते नहीं अगर, तो वो असर नहीं हो सकता था, कारी को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता था वो अफसाना। लिहाजा अब वो आता है, नीचे देखता है तो कहता है कि ये है, तो खैर उसको पैसे वो दे देता है। जब वो पैसे लेके खुशी खुशी वापस पहुंचता है, उसमें देर हो चुकी होती है, तो वो उसकी बीवी मरी हुई मिलती है। बीवी इतने देर में मर जाती है। अब वो जो है जाके वैद्य को सारी रकम डाल देता है और कहता है कि पैसे तुम मांगते थे, ये सारे पैसे हैं, हज़ारों रुपये हैं, 10,000 रुपये थे उस ज़माने के, तो अब मेरी बस ये चाहता हूँ कि बीवी को एक बार तुम वो आंखें खोले और मुझसे बात कर ले, बस ये कर सकते हो। तो कहता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। वैद्य पे भी असर होता है, उस पर डॉक्टर है, वो एक तरह से प्रोफेशन उसका बहुत अच्छा है, लेकिन वो बग़ैर पैसे के नहीं करता था। तो वो सोचता है कि नहीं, उसका दिल बदल जाता है। तो ये तो एक उसका जो जिसको स्टोरी लाइन कहते हैं वो है, यानी सिर्फ कहानी इसके गिर्द बुनी गई है। लेकिन अब ये देखना है कि प्लॉट क्या है। प्लॉट असल में वाक़यात की तरतीब होती है, यानी हमें पहला वाक़या कौन सा रखना है, दूसरा वाक़या कौन सा रखना है, तीसरा वाक़या कौन सा रखना है, ये सब प्लॉट है। तो इसमें प्रेमचंद बहुत अच्छी तरह कामयाब होते हैं कि कहाँ से कहानी शुरू करनी है, फिर क्लाइमैक्स कहाँ आना है, इख्तिताम कहाँ होना है। और फिर दूसरी चीज़ उसमें ये आती है
कि उसमें मंज़र निगारी से क्या काम लिया गया है। जो पस मंज़र में माहौल है, मौसम है, महल है, या वो जो लोग लालटेन लेके आ रहे हैं, रोशनी लेके आ रहे हैं, वो उनसे क्या फ़ायदा उठाया है। तो सबसे पहले तो ये कि जहाँ से कहानी शुरू होती है वो ये बताते हैं कि अमावस की रात थी और आज दिवाली थी। तो अब इससे इतने ही जुमले से आपको 3 बातें समझ में आ जाएंगी कि अंधेरी रात है यानी कुछ ख़राब होना है। वो अलामती इजहार उनकी मंज़र निगारी से ही हो जाता था, उसकी बीवी को मरना है। दूसरी बात, दिवाली की रात है तो ये कंट्रास्ट है। अमावस के दिन होती है यानी जिस दिन सूरज वो चाँद नहीं निकलता है, अंधेरी रात, और दिवाली होती है उसमें चरागा होता है, रोशनी जलाई जाती है। तो अंधेरे में रोशनी की एक ख़ास अहमियत है, यही इस कहानी में, इसके थीम में भी मिलेगा। तीसरी बात उसमें यह है कि उस दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा होती है, और लक्ष्मी दौलत की देवी है, और दौलत पर कहानी आकर रुक जाती है। और मरकज़ी ख़्याल उसका दौलत है कि मनी क्या है, दौलत क्या है। तो दौलत को, अब तीसरी बात उसमें एक और, चौथी बात एक और आती है कि प्रेमचंद ने कई जगह ये कहा है कि जब तक कोई फ़लसफ़ियाना गुत्थी या नफ्सियाती पेचीदगी मेरे हाथ नहीं लगती मैं कलम नहीं उठाता। ये उन्होंने अपने अफ़सानों के मजमूए में, जो मेरे बेहतरीन अफ़साने हैं जिसका ख़ुद इंतखाब किया था, उसके पेशलफ्ज़ में भी लिखा है। और इस तरह के ख़त उन्होंने निगम को भी लिखे थे और लोगों को लिखे थे, कई जगह उनके इस बात का इजहार मिलता है। तो अब से देखना यह है कि इसमें फ़िलॉसफिकल बात क्या है। जो वो कहते हैं कि नफ्सियाती गुत्थी या फ़लसफ़ियाना कोई पेचीदगी मेरे जहन में नहीं आती तब तक मैं कलम नहीं उठाता, तो इसमें फ़लसफ़ा क्या है। फ़लसफ़ा इसमें मनी को लेकर है, दौलत को लेकर है, कि दौलत जो है अपने आप में कुछ नहीं है। अगर वक्त पर काम मिल जाए तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। तो अहमियत उनके नज़दीक दौलत की हुई या वक्त की हुई, वक्त की हुई। और वक्त एक फ़िलॉसफिकल पूरा एक मेटाफर बनता है, वक्त एक इस्तिआरा बन जाता है कि वक्त क्या है। तो वक्त पे चूँकि वो नहीं मिली तो उसकी बीवी की जान नहीं बचा सकी। वो दौलत सामने पड़ी हुई है लेकिन अब वो मिट्टी है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है। और दौलत पे चूँकि अफसाना लिखना था, उसी फ़लसफ़े को पेश करना था, तो वो दिवाली की रात लाए, वरना अमावस की तो हर महीने में रात आती है, लेकिन ये दिवाली की रात लाए। तो दिवाली की रात का मतलब है लक्ष्मी की पूजा, दौलत की पूजा। जिसकी आप पूजा कर रहे हैं उसकी हैसियत क्या है, उसकी हैसियत मिट्टी के बराबर है। इट्सेल्फ मनी कुछ नहीं है। वो अगर वक्त पे काम आ रही है या किसी का वसीला बन रही है तभी कुछ है, वरना वो इस तरह से है जैसे उसके पास कागजात रखे हुए थे जिसमें के सारे वो दस्तावेज़ थे, लेकिन वो बेकार थे, उसके लिए किसी काम के नहीं थे। अब दौलत आई और वक्त निकल गया तो वो दौलत भी बेकार हो गई मनी की शक्ल में। तो इस तरह की शुरू में जो शख्स फ़िलॉसफिकल कहानियाँ लिख रहा हो, जिसके यहाँ इतनी लवाजमात हों कि वो प्लॉट की तश्कील तो दे ही रहा है उस तरतीब से कि कारी उसमें इन्वॉल्व होता चला जाए, बल्कि उसके थीम पर भी वो जब बात सोचती है तो आपको एक फ़लसफ़ा नज़र आता है। और जो जुज़ियात है वो उसी फ़लसफ़े पर फोकस डालती हुई दिखाई देती है कि वो कहाँ से क्या लिया गया। तो ये तो शुरू की कहानियों का उनका मामला था। फिर उनकी और कहानियाँ लिखी गई। अब जैसे दो बैल कहानी है, तो दो बैल की जोड़ी जो है, दो बैलों की जोड़ी, वो आपने पढ़ी भी होगी। तो उसमें सिंपल है, कहानी बयान करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी कि दो बैल हैं, उनको कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब दोनों में एक दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं और फिर ये होता है कि वो मिल के कांजी हाउस की दीवार पे हमला कर देते हैं और वो टूट जाती है और वो आज़ाद हो जाते हैं। कहानी इससे ज़्यादा है, लेकिन ये कि मुख्तसर बताने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब एक सवाल ये पैदा होता है यहाँ कि प्रेमचंद जैसा माहिर ऐसी कहानी लिख रहा है जो किसी ज़माने में दास्तानों में कि चिड़िया ने ये कहा, चिड्डे ने ये कहा, वो बोला, ये बोला, तो वो हकीकत में तो होती नहीं थी, लेकिन वो तस्लीम बोलते नहीं थे, वो न सुनाई दे सकता था न समझ में आ सकता था, लेकिन वो एक आसान तरीक़ा बयान करने का था और वो राइज था। लेकिन प्रेमचंद ने जब गौर से पढ़िए उसको, तो इस तरह नहीं लिखा है कि उसने ये कहा, उसने ये कहा। उनका हर जगह एक लफ्ज़ ऐसा होता था जो उसको जस्टिफाई करता था। जैसे उन्होंने लिखा कि एक बैल ने अपनी आँखों की ज़बान से ये कहा, यानी उसने इस तरह देखा कि अब प्रेमचंद जो लिख रहे हैं वो कारी की समझ के लिए लिख रहे हैं, कि उसने कहा कि चलिए हम लोग साथ चलते हैं। एक का नाम हीरा था, एक का नाम मोती था, हीरा मोती वो दोनों थे।
तो अब वो दोनों आपस में जब ये तय करते, उसने अपनी फ़हम के मुताबिक ये सुना, यानी जितना वो समझ सका, तो उनकी जानवरों की ज़बान न देकर जानवरों के एक्शन से अपनी ज़बान को कारी तक पहुंचाने का एक वसीला बनाया उन्होंने। तो अब वो खैर दोनों मिलते हैं और दोनों तोड़ देते हैं। तो ये भी कहानी बैलों की नहीं है, ये भी उस ज़माने में सिंबॉलिक लफ्ज़ नहीं था, लेकिन ये कहानी भी सिंबॉलिक ही है। क्योंकि प्रेमचंद इकहरी सतह की कहानियाँ नहीं लिखते थे। उनके यहाँ कहा ज़रूर जाता है कि गहरा बयानिया था, लेकिन आप गौर करेंगे तो उसमें अच्छी खासी गहराई थी और इनर फीलिंग्स भी होती थी इंसानों की। और सियासी अगर कोई उस पर तंज करना है या उस ज़माने की सिचुएशन में कोई ऐसी आयरनिकल सिचुएशन आती है, उसका भी तस्करा करना है, तो वो अलामतों के ज़रिए ही करते थे उस ज़माने में भी। तो अब इसमें इत्तेहाद इसका मौजू है, यानी अगर आप मुत्तहिद हो जाते हैं तब आप फ़तह पा सकते हैं दुश्मन पर। यानी आप कांजी हाउस की, जिसमें बंद किया जाता था, उनको कैद कर दिया जाता था, उसकी दीवार को तोड़ना है अगर, तो आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। दोनों मिल के डिसाइड करते हैं और एक साथ दोनों जाके उसको जब उस पर हमला करते हैं तब वो दीवार टूटती है। तो अब मुत्तहिद होने की उस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत थी। वो ज़माना अंग्रेज़ों का था, अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने हिंदू मुसलमानों को अलग अलग कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, और वो आराम से रूल कर रहे थे। अब उस रूल का मुकाबला करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए आपको मुत्तहिद होना था। तो मुत्तहिद होने की वो कहानी है, दो लोग जब मुत्तहिद होंगे। अब उन्होंने नाम बहुत ही खूबसूरती से हीरा और मोती इसलिए रखे कि हीरा से आप हिंदू मेजॉरिटी है वो, तो पहले उसका नाम है, और मोती से मुस्लिम, मीम हे और मीम का उसमें मामला साफ़ हो जाता है, इशारा कहीं नहीं किया गया है। ये सिर्फ कारी को समझने की बात है। दूसरी बात, हे और मीम मिलने से हम भी बनता है। हम का मतलब है इत्तेहाद, मैं नहीं है, हम हैं, कई लोग हैं, दो लोग हैं कम से कम। तो वो इस तरह के इशारे दे देते थे और बहुत वाज़ेह अंदाज में नहीं कहते थे, क्योंकि वजाहत जो है वो फ़न को कमज़ोर कर देती है, वजाहतें कमज़ोर कर देती हैं। लिहाजा उन्होंने इस तरह की कहानियाँ उस वक्त भी लिखी, जिनको हमारे नाक़दीन ने आम तौर से इस तरह से नहीं महसूस किया, और उसको वो बस बयान करते रहे कि उन्हें मोहब्बत थी खेती बाड़ी से और जानवरों से और किसानों से, तो उस तरह के मसाइल उठाते थे, करते थे। तो वो सब वो उधर ही रहे, लेकिन बड़े उसमें पस मंज़र में, यानी अंग्रेज़ों से मुकाबला करने की तरफ एक तरह से तरगीब देने के उसका मौजू ये ठहरता है अगर, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। और उनके बहुत सारे इसी तरह के अफसाने हैं। फिर आप अगर आज देखें, चूँकि प्रेमचंद पर तो अच्छा खासा यूँ भी लिखा जा चुका है और लोग पढ़ लेंगे उसको, लेकिन अब कफ़न में आइए। कफ़न पे एक इल्ज़ाम ये है कि कफ़न जो है, अब आजकल इल्ज़ाम है, पहला नहीं था, कि कफ़न जो है वो जो अछूत हैं, और उसमें तो साफ चमार चूँकि उनका कुनबा लिखा है, तो वो हैं, तो उनके काहिल होने का उन्होंने बहुत वाज़ेह इजहार किया है, और ये साबित किया है कि वो काहिल हैं, इसलिए उनके पास पैसा नहीं है और उनका हश्र तो यही होना है। तो इस पर बहुत सारे जो हमारे आज के ज़माने में शेड्यूल कास्ट हैं वो एतराज़ भी करते हैं कि इस अफसाने को कोर्ट से हटाना चाहिए, इसलिए कि इसमें उनके साथ हमदर्दी नहीं है और उनको काहिल और कामचोर बताया गया है चमारों को। तो अब ये कि, लेकिन आप इस पर गौर करें तो बात ये साबित होती है कि देखिए, ये कौल ये है कि बेहतरीन दोस्त वो है जो उसके ऐबों से उसे आगाह करे, वो नहीं है जो झूठी तारीफ़ करे, वो बेहतरीन दोस्त नहीं है। बेहतरीन दोस्त वो है जो उसकी कमियों से उसे आगाह करे, बताए कि तुम्हारी ये कमी है, वो असल दोस्त है। तो अब प्रेमचंद यहाँ साबित होते हैं उन चमारों के कुनबे के बेहतरीन दोस्त, इसलिए कि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो, तुम्हारी बहू और तुम्हारी बीवी, घेसू और माधव, एक की बीवी है और एक बाप है, उसकी बहू है, वो घर में जब से आई तब से तुम्हारे घर में फारिगुल बाली आ गई, यानी तुम्हारी माली हैसियत अच्छी होने लगी। क्यों? क्योंकि दिखाया था कि वो काम करने जाती थी, खेतों पे काम करती थी, कमा के लाती थी, तुम्हारे घर की बेहतरी हो गई। और उसी घर में तुम हो और आज वो मर गई है, तो तुम चूँकि काहिल हो और तुम्हारी काहिली है, तो काहिली से जो इंतहा दर्जे की काहिली से जब मुफलिसी आती है, तो उसकी तरफ उन्होंने इशारा करके बताने की कोशिश की कि अगर तुम अपनी काहिली छोड़ दो
तो तुम्हारी हालत बहुत अच्छी हो सकती है, तुम्हारा एक मुकाम भी हो सकता है अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, और तुम्हारे ये मसाइल जो आज हैं कि दवा तक के पैसे नहीं हैं, वो हल हो सकते हैं मसाइल। लिहाजा वो जो औरत है उसको इसलिए उस घर में पैदा किया गया कि ये बताने की भी ज़रूरत ना पड़े कि भाई तुम रोज़ उसे देखते हो, वो मेहनत कर रही है तो तुम्हारे घर की हालत अच्छी हो रही है। इतनी सी बात तुम नहीं समझ रहे कि तुम भी मेहनत करोगे तो और हर बात अच्छी हो जाएगी। तो ये वो ही कह सकता है जो उसकी हालत अच्छी करना चाहे, वही आईना दिखाएगा, वही उसके ऐबों से आगाह करेगा जो उनकी हालत का दिल से कायल हो, ख्वाहिशमंद हो कि इनकी हालत बेहतर हो जाए। तो यहाँ ये साबित होता है कि प्रेमचंद ने उन पर तंज नहीं किया या उनको ख़राब और बिल्कुल ही नाकारा नहीं बताया, बल्कि ये कोशिश की कि काश ये भी इस तरह का काम करें तो इनको ये सब जो मसाइब, जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो नहीं किया जाएगा। अब उनका एक अफसाना और है, रोशनी। अब उसमें देखिए, जब जदीदियत आई हमारे यहाँ 1960 के बाद, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़ोर जो दिया गया वो ये था कि ख़ारजी मसाइल तो हैं ही जो हैं, लेकिन दाखिली मसाइल की तरफ ज़्यादा ज़ोर देना है। यानी इंसान की ज़ात को खंगालना है और उस ज़ात को पर फोकस करना है। वो अंदरूनी कैफ़ियत हैं, अंदरूनी एहसासात हैं ज़ात के अंदर के, वो कैसे दिखाए जाएं, उसको तमसील बनाने की कोशिश की है प्रेमचंद ने। इसलिए कि कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक ICS वगैरह उस ज़माने में होते थे, वो अफसर है और वो दौरे पर आया हुआ है और एक गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है, पहाड़ी इलाका है। वहाँ वो देखता है कि बहुत अच्छी खूबसूरत अंग्रेज़ी की मैगज़ीन रखी है, बाहर देखता है तो देखता है कि बड़े गरीब लागर किसान बैलों से हल चला रहे हैं। तो वो कहता है कि क्या हिंदुस्तान में ये गुर्बत है, बाबा आदम के ज़माने के लोग हैं, उस ज़माने की टेक्नोलॉजी है और देखिए अंग्रेज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मैगज़ीन तक उनकी कितनी खूबसूरत है। तो वो क्यों कहेगा, इसको उन्होंने खंगालने की कोशिश की है। एक तो होती है नफ़रत, तो नफ़रत में वो इस तरह से नहीं कहेगा कि इनकी ये हालत है और इनकी वो हालत है, कंपेयर नहीं करेगा। वो ख्वाहिश उसकी होगी कि काश इनकी भी हालत बेहतर हो जाए, लेकिन वो ख्वाहिश अभी वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आई है उसके कि ये कैसी ख्वाहिश है, क्या है उसकी। लेकिन अंदर ये साबित हो जाता है उसकी ज़ात में उनसे ज़रूर ख्वाहिशमंद है कि मेरे मुल्क के लोग भी तरक्की करें, इसीलिए उनको बुरा भला कह रहा है। बिल्कुल कफन से अगर आप लें तो उसी तरह का यहाँ सबूत मिलेगा। अब ये होता है कि वो जब दौरे पर निकलता है और दौरे पर जा रहा है तो एक आंधी आती है और मशरिक़ की तरफ से आंधी आती है। तो मशरिक़ की तरफ से आंधी आम तौर से नहीं आती, मगरिब की तरफ से आंधी आया करती है, हमेशा आपने देखा होगा, बड़ी आंधी जो बहुत घनी। तो मशरिक़ की तरफ से आई है, इसका मतलब वो अलग से कोई बात कहना चाहते हैं। वो इशारा कर रहे हैं कि मशरिक़ी जो तहज़ीब है हमारी और मशरिक़ में जो कुछ है वहाँ से भी आंधी आ सकती है, यानी वहाँ से भी इनकलाब या तब्दीली हो सकती है, वहाँ से भी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। तो जब वो निकलता है तो उसमें घिर जाता है और रास्ता भूल जाता है कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, वह उसका समझ में नहीं आता। तो उसे एक औरत मिलती है वहाँ और वो औरत से पूछता है, औरत उसको रास्ता दिखाती है। अब देखिए, इस आंधी में अकेली औरत का मिलना, ये सब वो चीज़ें हैं जो उन्होंने ख़ास तौर से अननेचुरल रखी हैं ताकि आप ये समझ सकें कि इसके मानी कुछ और भी हैं। तो अब वो औरत मिलती है और औरत को रास्ता दिखाती है, ये चला जाता है। अब ये चला जाता है जब तो एक मंदिर में पहुंचता है। मंदिर, पानी, बारिश होने लगी है, पानी भीगा हुआ है, वहाँ एक अंधा है, वो गिर जाता है। अब वो अंधा जब गिर जाता है तो उसकी मदद करता है, उसे उठाता है और पहुंचाना चाहता है वहाँ। कहाँ तो ये बुरा भला कह रहा था, इसका मतलब अब ये साबित हो गया कि बुरा भला वो इसलिए कह रहा था कि वो उनकी हालत को बेहतर देखना चाहता था, इसलिए नहीं कह रहा था कि उनसे नफ़रत करता है। तो अब वो उसको उठाता है, तो वो पूछता है तुम कौन हो, तुम कैसे यहाँ आए। तो वो उसमें वो बताती है कि मुझे एक देवी जी मिली थी, एक औरत मिली थी, उसने ये कहता, वो औरत थी, तो ये कहता है नहीं वो देवी थी। तो इस तरह से वो कहता है और उसकी मदद करता है। तो अब वो देवी जो है, ज़ाहिर है हिंदुस्तानी लफ्ज़ है, और वो देवी है कौन जो उसे मिली थी, क्या सचमुच कोई देवी थी या उसकी ज़ात थी,
जो उसकी ज़ात पहले से ये तैयार हो रही थी, जब वो बुरा भला कह रहा था बाबा आदम के ज़माने के हल बैल हैं और कैसे तरक्की करेंगे, कि उसके अंदर उसकी जो ज़ात है वो ज़रूर कुछ मदद करना चाहती है, ज़रूर वो अपनी मशरक़ी तहज़ीब की तरफ और जो हमदर्दियाँ हैं और गरीबों के और किसानों के और अंधों के और अपाहिज के साथ, वो सब उसके अंदर हैं, लेकिन वो ICS ऑफिसर होने की वजह से रुका हुआ था। आज वो उसकी ज़ात आंधी जो थी उसके जहन में चलती हुई एक तरह से कशमकश थी, वो आंधी अब सिंबॉलिक हो जाती है कि वो कशमकश थी, उसके जहन में चल रहा था कि ये सही है, ये सही है, मशरक़ी तहज़ीब सही है, ये मैं सही हूँ, नहीं सही हूँ, तमाम तरह के ख़यालात आंधी बन के उसके जहन में उठ रहे थे। और वो ज़ात जो थी, वो जो थी औरत, वो उसकी अपनी ज़ात थी, वो ज़ात उसको जो अंदर ज़ात है उसकी छुपी हुई, वो ठीक है, वो मशरक़ी है, वो सही रास्ता दिखाएगी, उसकी हैसियत देवी की ही है, जिसकी वजह से उसे अंधे से हमदर्दी हुई। वरना ICS ऑफिसर कहाँ उस किसी गरीब और लागर और किसान और बहुत ही नाबीना शख्स की इस तरह से मदद करता है, लेकिन उसने मदद की। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ज़ात को तमसील बनाया और जहन में जो आंधियाँ चल रही थी उसको उन्होंने सिंबॉलिक अंदाज में पेश करने की कोशिश की। तो इसकी बुनियाद तो प्रेमचंद के ज़माने में ही पड़ गई थी। हमारे यहाँ अलामती, तजरीदी भी या तमसील तो बहुत पुरानी चीज़ है, सबरस में भी तमसील थी, लेकिन वो दूसरे अंदाज की थी, ज़रा बहुत ही क्लियर उसमें पता चल जाता था कि ये दिल है, ये नज़र है, तो ये जासूस है, वो बहुत साफ़ थी। लेकिन ये जो शुरू हुई है प्रेमचंद के यहाँ, ये मगरबी अफसाने के असर से ही हुई है, मगरब से जो हमारे यहाँ टेक्निक आई उसके असर से ही हुई है। तो टेक्निक में ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे कि ज़ात को तजसीम, यानी गैर मरई चीज़ को अगर तजसीम अता की है, जिसम अता किया है, तो वो भी एक तरह की टेक्निक है। और अगर उन्होंने जो ऐसी बात की है कि जिसमें कोई बहुत वाज़ेह ना हो और इशारे हों, तो वो भी एक तरह की टेक्निक ही है। और अगर उन्होंने प्लॉट की तश्कील इस तरह से की है, जैसे कि पहले बात आई थी उसके सिलसिले में अमावस की रात के, कि पहला वाक़या, दूसरा वाक़या, तीसरा वाक़या जो हमें पेश करना है उसकी तरतीब आखिर क्या हो, तो वो भी उसमें सब देखने को मिल जाती है। तो अब ज़ाहिर है कि पहले वाक़े में ही फोरशैडोइंग हो गई। फोरशैडोइंग भी एक टेक्निक है कि आगे क्या होना है। फोरशैडोइंग हो गई कि वो जो बुरा भला कह रहा है, दरअसल वो बुरा भला ही उसकी अंदर की वो बेचैनी है जो सबको अच्छा देखना चाहती है, और वो उसकी बात आखिर में ज़ात बन के आती है। तो प्रेमचंद के यहाँ इस तरह के अफसाने लिखे गए, और प्रेमचंद तो उस तरह से काम उर्दू में नहीं हो सका। अभी आप लोगों की नस्ल और उसके बाद की नस्ल का काम है कि प्रेमचंद को नए सिरे से समझें। आज चूँकि टेक्निक हमारे सामने है और हमने बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया है, इसलिए कि प्रेमचंद जो हकीकत निगार कहलाते हैं वो हकीकत निगार भी हैं, और वो इस तरह के जो जिनको हम अलामती या इस्तियाराती मौज़ूआत कह सकते हैं उनको भी बरतते थे, और उनका इसीलिए वो बड़े फ़नकार हैं। पूरे तौर पर जो खुल जाता है ना, वो ज़रूरी नहीं कि बड़ा फ़नकार हो। इसीलिए कभी ये कहा जाता है कि वो किताब जो खुल गई वो किताब मर गई, फिर उसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचता है। बहुत से मज़हबी सहीफ़े भी ऐसे हैं कि उसमें नए नए मानी अपने ज़माने के हिसाब से निकलते रहते हैं, नई फ़िक्र देते हैं, नई रोशनी उनसे मिलती है, तो वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं और हमेशा उनको पढ़ते रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि प्रेमचंद के ने जो हकीकत निगार होने की हैसियत से अपना मुकाम बनाया था, अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने 1936 में जब इफ्तिताह किया तरक्की पसंद तहरीक का, तो वो तरक्की पसंद तहरीक का भी अपने हाथों से आगाज़ कर गए थे। उनके अफसाने भी एक तरह से तरक्की पसंद ही थे। जो तरक्की पसंद की डेफिनेशन क्या है? तरक्की हो, तरक्की उन्हें पसंद है। तरक्की किस तरीके से हो सकती है? 3 तरीक़े हैं आमतौर से। 3 चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तब तरक्की की राह पर हम चल सकते हैं। एक तो ये कि जो हमारी माशी सूरत हाल है वो बेहतर हो जाए, तब हम तरक्की करेंगे। दूसरी ये है कि हमारा जो समाजी सेटअप है, माशी के अलावा समाजी सेटअप है, वो बेहतर हो जाए। हमें बड़े का छोटे का इसका ख्याल रखना है, और एहतराम के लिहाज से और ज़ात पात के लिहाज से बड़े छोटे को नहीं मानना है, सब बराबर हैं, इसका हो जाए। तो ये चीज़ें, और मुल्क की तरक्की के लिए यह है कि मुल्क की सियासत हो अच्छी हो, तो सियासी, समाजी और माशी 3 चीज़ें हैं। सियासी तौर पर अगर हमारा बहुत अच्छा निज़ाम है तब हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर हमारे समाज का
हमारे माशरे का बहुत अच्छा निज़ाम है तो हमारा माशरा तरक्की करेगा, और अगर हमारे माशी सूरत हाल दौलत के लिहाज से, पैसे के लिहाज से हम ठीक हैं तो ज़ाती तौर पर हम तरक्की करेंगे। इसके अलावा एक और है, ये तो तीन बिल्कुल वाज़ेह हैं, सियासी, समाजी और माशी। एक और है, वो है पॉजिटिव रवैया, ज़िंदगी के लिए पॉजिटिव रवैया। अगर पॉजिटिव रवैया है तो पैसा भले ही ना आए, समाजी तौर पर हमारी भले ही हैसियत ना, जब हमारी ज़ात मुतमईन होगी तो हम खुद खुश होंगे, और हम खुश होंगे तो ये भी एक तरक्की की शक्ल है कि अगर फ़र्द की हैसियत से भी इंसान खुश है तो इसका मतलब ये है कि वो तरक्की की राह पर गामज़न है। वो ज़रूर और मायूसी क्या होती है, वो उसको अंधेरे में ले जाती है, यहाँ तक कि मौत तक भी ले जा सकती है उसको अगर वो मायूस है। तो इनके यहाँ तरक्की पसंद जो तहरीक शुरू हुई तो उसमें हर अफसाना निगार के यहाँ ज़रूर ऐसा पैगाम होता था कि जिसमें मस्बत पहलू आखिर में ज़रूर उभर कर आता था, और नुमाया वही होता था किसी भी चीज़ का मस्बत पहलू। यहाँ तक कि जो बहुत ही दर्दनाक और सैड कहानियाँ थीं, जिनमें के मौत को ही बुनियाद बनाया गया था, उनमें भी एक आध पहलू ऐसा आखिर में ज़रूर होता था कि हम ये कह सकते थे कि इसका इख्तिताम मस्बत है, यानी ज़िंदगी के अच्छी ज़िंदगी की एक हल्की सी ही सही लेकिन रोशनी की किरण है, जिससे हमें अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है, वो इंसानी सतह पर हो या समाजी सतह पर हो, फ़र्द की सतह पर हो या समाजी सतह पर हो। तो बहुत सारी तरक्की पसंदों ने इस तरह की कहानियाँ लिखी, जिसमें बेदी, मंटो और कृष्ण चंद्र और इस्मत चुगताई काबिल ज़िक्र अफसाना निगार हैं, जो तरक्की पसंद तहरीक के पिलर कहलाते हैं ये चारों। अब देखिए, इसमें इस्मत चुगताई की कहानी है जैसे, तो अब वो कहानी, इसमें मैं इस वक्त कोशिश यही कर रहा हूँ कि वो कहानियाँ जो हमारे बहुत सारे तालिब इल्मों ने और बहुत सारे लोगों ने पढ़ी हों, उनका तस्करा उस पर उनको बुनियाद बनाकर तस्करा किया जाए। तो चौथी का जोड़ा एक ऐसी कहानी है जो बीए में भी, एमए में भी और बहुत सी जगहों पर वो पढ़ाई जा रही है, और यूँ भी लोग उनके मजमूओं में इंतखाब जब होता है तो ये कहानी उनकी मुंतखब होती है, इसी कहानी का इंतखाब किया जाता है। तो ये आम कारी ने भी, जो स्टूडेंट नहीं है, उन्होंने भी पढ़ रखी है। तो इस कहानी का जो आगाज़ होता है उसमें अब हम तीन सतह पर देखेंगे, इसका मौजू और इसका फ़न, और आखिर में ये कि तरक्की पसंद होने का सबूत क्या है इस कहानी का। तो इस कहानी में बज़ाहिर ये लगता है कि एक लड़की, एक औरत है जिसके शौहर ख़त्म हो गए हैं और कभी अच्छी हालत थी, अब उनकी हालत अच्छी नहीं है। उनकी दो बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी है और एक छोटी बेटी है। बड़ी बेटी का नाम शायद कुबरा है और छोटी बेटी का नाम हमीदा है, और दोनों की शादी नहीं हुई है। लेकिन वो पहली की, बड़ी की शादी करने की कोशिश करती हैं पहले, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो सूरत हाल थी, ज़ाहिर उस ज़माने में कहानी लिखी गई थी, हालांकि इस बंटवारे का इसमें ज़िक्र नहीं है, लेकिन उस ज़माने की सूरत हाल ये थी कि यहाँ से इस कदर हिजरत हुई थी कि एक ही ख़ानदान के आधे लोग यहाँ बच गए थे, आधे लोग वहाँ बच गए थे, कुछ यहाँ रह गए थे, कुछ वहाँ चले गए थे। एक अपने फिर ज़ात के, एक कौम के, एक फ़िरक़े के लोग बहुत कम एक जगह रह गए थे, सब इधर से उधर, इधर से उधर, वहाँ हिजरत का एक सिलसिला था, वो बढ़ गए थे। तो बहुत से ख़ानदान ऐसे चले गए कि जहाँ शादियाँ हो सकती थीं, जहाँ एक दूसरे से रिश्ते भी चल रहे थे, वो भी टूट गए, वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ से यहाँ आने के रास्ते भी बंद हुए, कभी रास्ते खुलते थे, कभी रास्ते बंद होते थे। बहरहाल वो एक अजीब व गरीब अफरा तफरी का ज़माना था। तो उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और मेहनत मजदूरी एक तरह से इस तरह से करती हैं कि सीने पिरोने में माहिर थीं ये, तो कुछ सीती पिरोती रहती थी, उससे थोड़ी बहुत कुछ आमदनी हो जाती थी, गुजारा कर रही थी। बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान थी। तो अब वहाँ भी रियल नहीं है ये, जबकि ये कहा जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक के जो अफसाना निगार थे वो सारे हकीकत निगार थे और सामने की चीज़ और समाज की चीज़ लिखा करते थे, अंदरूनी कैफियत में नहीं जाते थे। ये जदीदियत जब शुरू हुई तो उन लोगों ने यही इल्ज़ाम लगाया उन पर। लेकिन इसमें देखिए आप, वो बैठी हैं और अपनी बेटी का, जो बड़ी बेटी थी, जाज़म बिछाकर उस पर चौथी का जोड़ा सिया करती थी। यानी शादी के मौके पर जब वो आते हैं लेने के लिए तो एक जोड़ा पहना के जो भेजा जाता है वो जोड़ा सीती थी, लेकिन उसका पैगाम ही नहीं आता था। साल गुजर जाता था, वो पुराना हो जाता था, वो सैद के रख देती थी, फिर दूसरा सीती थी, तीसरा सीती थी। इस तरह से उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये हकीकत उस तरह की नहीं है कि सचमुच ही इतना सीती हो, कौन इतना सिएगा भाई, एक सीख गया, फिर जब बात होगी तब देखा जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें उनको अपनी बात कहने के लिए
और उस हकीकत निगारी को, जो बिल्कुल नेकेड हकीकत निगारी होती है, उसको तर्क करना पड़ा और इस तरह के अफसाने लिखे कि जिसमें इम्पैक्ट ज़्यादा हो और असर हो दिल पर कि क्या हो रहा है ये। तो वो सिया करती थी, लेकिन बिल आखिर ये होता है कि उनका एक मामूजाद भाई भी आया है, वो वहाँ रहता है, लेकिन उसकी छोटी बहन को ही एक्सप्लॉइट करके चला भी जाता है। वो कहता है ख़त आया है, मेरी शादी तय होने वाली है। ये बहुत पुरुम्मीद होती हैं कि इससे ज़रूर कुबरा की शादी हो जाएगी, इसको खातिर तवाज़े भी करती हैं, मलीदा खिलाती हैं और तमाम तरह के हरबे इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो चला जाता है और बिल आखिर वो मर जाती है, बीमार हो जाती है। उस ज़माने में शादी अगर ना हो, आज का ज़माना तो नहीं था कि नहीं हो रही है तो ठीक है, हम अपने सेल्फ है अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। उस ज़माने में शादी बहुत ज़रूरी चीज़ थी। तो वो उसी गम में, और गम में उस ज़माने में सचमुच ही रियलिटी में भी टीबी हो जाया करती थी। अब वो टीबी का एक ऐसा मरज़ था उस ज़माने में, ट्यूबरकुलोसिस का, कि वो हर अफसाना निगार उसका ज़रूर कहीं ना कहीं जिक्र करता था, चाहे मंटो हों, चाहे वो और भी बहुत से लोग थे, उन्होंने ये सब किया था। तो बहरहाल अब वो मर गई है, फ़र्क पड़ गई, टीबी लफ्ज़ नहीं लाया उसमें, लेकिन वो मर जाती है और फिर उसका कफ़न सिलता है। अब कफ़न जब सिया जाता है तो वो उसको इत्मीनान होता है, कफ़न ब्योता जाता है, काटा जाता है, छाटा जाता है, तैयार किया जाता है, सिलाई का उसमें इतना वो दखल नहीं है, तो वो अब इत्मीनान होता है कि ये ऐसा जोड़ा है जो सेहत के नहीं रखा जाएगा और काम आएगा, वो ख़त्म हो जाती है। तो कहानी का जो मेन इम्पैक्ट है वो यहीं आकर रुक जाता है कि ये क्या है। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो मस्बत पहलू की तरफ, रवैये की तरफ हमें ले जाती है, इसे हम तरक्की पसंद क्यों कहें। ये तो मायूस करने वाला, उदास करने वाला, परेशान करने वाला मौजू है, और यहाँ पे कहानी आकर मतलब हमारे जहन में, पढ़ने वाले के जहन में यहीं तक आकर रुक जाती है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं है। उन्होंने जो टेक्निक अख्तियार की है वो फ्लैशबैक की टेक्निक अख्तियार की है इसमें, जो हम कहते हैं ना प्लॉट में। तो कहानी यहाँ से शुरू हुई है कि वो सीने पिरोने में माहिर थी, मोहल्ले भर की लड़कियाँ आके उनके यहाँ अगर ना सही बैठे कपड़ा तो उनसे आके कटवाती थी, वो सही बैठ जाता था, वो इतनी माहिर थी। तो आज किसी का जोड़ा तैयार होना था शादी का, और वो शादी का जो जोड़ा तैयार होना था, तो सब औरतें लड़कियां बैठी थी और वो नाप रही थी, तौल रही थी और बहुत किलो आई हुई थी और वहाँ बैठी हुई काट पीट में लगी हुई थी, जहन उनका वहीं लगा था। तो वहाँ जाहिर हो जाता है कि वो किसी पड़ोस की लड़की की शादी है और इनसे जोड़ा तैयार करवाने के लिए वो आई हुई हैं और ये मदद लेना चाहती हैं कि कपड़ा कुछ कम है तो किस तरह से सही इसकी ब्योंत बैठेगी, किस तरह से इसका नाप सही बैठेगा, वो बैठी हुई हैं। बस यहाँ कहानी आके जब रुकती है तो वहाँ एक जुमला लिखा है कि सामने सहदरी में हमीदा हाथों में चेहरा लिए बैठी सोच रही थी। साफ उन्होंने लफ्ज़ सोच लिख दिया। अब उस सोच में वो पूरी कहानी चलती है जो अभी मैंने आपको बताई, यानी हमीदा की बड़ी बहन की कहानी और उसके जो चौथी का जोड़ा सीने से लेकर कफ़न तक की कहानी वहाँ चलती है। फिर वहाँ जब कफ़न का जिक्र आ गया तो वो ये कहती हैं अपनी राइटिंग में, इसमें चुगताई, कि हमीदा ने माजी को झटका और सामने देखा तो ब्योंत सही बैठ गई थी, लड़कियां चहल रही थीं, सब लोग खुश थे। अपनी अपनी उंगलियों में उन्होंने, होते हैं ना सुई चबाने के लिए अंगुश्ताने, तो वो पहन रखे थे और वो खुशी से सी रही थीं। यहाँ पे वो आ गई, यानी वो फ्लैशबैक में पूरी कहानी चली और हमीदा की सोच में वो कहानी चली। फ्लैशबैक में रावी ने, यानी नरेटर ने, अपने हाथ में कहानी को नहीं लिया, वो उसकी सोच में कहानी बयान की गई हमीदा की। अब हमीदा देखती है कि वो छोटी बहन के अब तो ये सब तैयार हो गई हैं। अब वहाँ पर आखिरी जुमला आता है जो कहानी का इख्तिताम है और जो इस कहानी को तरक्की पसंद कहानी होने का सबूत है। वो कहती हैं कि सब सीने लगी, खुश हो गई सब, तो इनकी आँखों से आंसू गिरे और वो रुई जैसे गालों में जज्ब हो गए इनके। तो अब ये साफ जाहिर हो जाता है हमें कि इनको अपनी बेटी याद आई कि उसका तो नहीं सिल सका जोड़ा, इस बच्ची का तो सिल गया, उसका नहीं, तो अपनी बेटी याद आई। ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन आखिरी जुमला इसके बाद है, वो ये जुमला है कि आंखों में से आंसू गिरे और गालों में जज्ब हो गए और होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो अब ये मुस्कुराहट क्या है, ये इस कहानी का मौजू है, यही इस कहानी का नुक्ते उरूज भी है और यही इसका मौजू है। और ये मस्बत एक पहलू है मुस्कुराना। अब वो मुस्कुराई क्यों, ये कारी को भरना है। अगर ये राइटर लिख देता तो वो कहानी कमज़ोर हो जाती। ये आर्ट इसका यही है कि छुपाने का
जो फ़न है, अगर उसमें आप माहिर हैं तो आप बड़े फ़नकार हैं। और अगर आप छुपाने में या तो बिल्कुल ही वाज़ह नहीं हुआ तब भी नाकाम है, और आपने ख़ुद वाज़ह कर दिया तब भी आप नाकाम हैं। तो इसमें यह है पहलू कि जब उन्होंने ये देखा कि उसकी बेटी का जोड़ा तैयार हो गया है तो उस पर वो मुस्कुराई हैं। आंसू निकले हैं अपनी बेटी के तैयार न होने पर, और उसकी जगह कफन सिल जाने पर, उसकी मौत हो जाने पर आंसू निकले, और वो लड़की दुल्हन बन जाएगी, ये पुरुम्मीद हैं वो। और अब इस पे पैगाम क्या है, जो नुक्ता जिसके लिए कहानी लिखी गई वो ये है कि दूसरों की खुशी में शामिल होकर भी अपने गम को भुलाया जा सकता है। यानी वो आंसू जज्ब हो गए, अब आंसू ख़त्म हो गए, अब चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, चूँकि आप दूसरों की खुशी में शामिल हो गए। उसकी बेटी को अपनी बेटी तस्लीम कर लीजिए, उसकी बेटी की खुशी को अपनी खुशी महसूस कर लीजिए, उसकी जितनी खुशियाँ हैं उनमें शरीक हो जाइए, तो आप किसी हद तक अपने बहुत बड़े गम को भी भुला सकते हैं। तो ये एक तरह से फ़लसफ़ियाना भी उसमें एक नुक्ता पेश करने की कोशिश की है, और सिचुएशन के लिहाज से भी किया गया है। अब इसमें फ़नकारी दो हैं, एक तो प्लॉट की तश्कील, यानी पहले वो वाक़या लिया, फिर माजी में पूरा गए और फिर वहीं वाक़े पे आए, तो इस तरह से। दूसरी बात यह है कि ये हमेशा दो उस पे चली है, यानी दो आस्पेक्ट ज़िंदगी के जो हैं हमारे, खुशी और गम, उसमें पूरी कहानी शुरू हुई है। जब कहानी शुरू होती है तो वो लिखती हैं कि सफ़ेद गज़ी और लाल टुइल दो कपड़े थे, तो सफ़ेद गज़ी कहीं नेफ़े वगैरह में लगाई जाती थी, लाल टुइल से पूरा सिलता था। टूल लिखा है, टुइल वो अंग्रेज़ी लफ्ज़ है लेकिन टूल ही उर्दू में कहते हैं। तो वो ये दो रंग हो गए, यहाँ तज़ाद हुआ दो चीज़ों का, किसका, लाल का और सफ़ेद का, गज़ी का सस्ते का और टूल का महंगे कपड़े का। फिर एक जगह चौथी का जोड़ा है तो उसका तज़ाद कफ़न है, तो वहाँ चौथी का जोड़ा है तो वहाँ कफ़न हुआ। इसी तरह से हर जगह इसमें मिलेगा। वो वहाँ पे खुशी है, शादी हो रही है, दिखा रहे हैं कि बेटी की मौत भी हुई है उसी कहानी में, तो खुशी और गम यहाँ भी है, और आखिर में आंसू और मुस्कुराहट वहाँ भी तज़ाद है। तो पहले जुमले से लेके आखिरी जुमले तक उन्होंने कंट्रास्ट सिचुएशन पैदा करके और कहानी को आगे बढ़ाया है। यही फ़नकारी है, और इसी का हम तज़िया करते हैं, तो यही फ़नकार का तज़िया होता है। तो इस तरह से उसमें चुग़ताई हों, कृष्ण चंद्र हों। अब कृष्ण चंद्र ने भी कालू भंगी जैसे कहानी लिखी। कालू भंगी चूँकि मशहूर कहानी है और बहुत तवील भी नहीं है, तो उसमें भी उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की। देखिए, वो प्रेमचंद की जो दूध की कीमत कहानी है, उसमें उन्होंने छूत-छात के मसले को उठाया है कि यूँ तो वो प्रेमचंद ने, चूँकि यूँ तो वो दूध भी पिलाती थी दाई, लेकिन वो निचली ज़ात से थी। जब उस पर कोई परेशानी आई तो वो तो निचली ज़ात की मान ली गई, और जब अपने ऊपर कोई बात आई तो उसको, अपने बच्चे को दूध भी पिला रहे हैं जो कि ख़ुद नहीं पिला सकते। तो ये तंज़ है, यानी छूत-छात पर तंज़ है। किस पे, जो छुआछूत होती है, ये उस पर तंज़ है, छूत-छात पर, अनटचेबिलिटी जो है। लेकिन इस कहानी में क्या है, कालू भंगी सब कुछ कर रहा है, डॉक्टर साहब के बेटे को भुट्टा भी खिला रहा है, उसके साथ भी रह रहा है, लोगों के साथ भी जाता है। खिलजी की माँ चली जाती है तो वो उसको उठा के भी लाता है, गोद में लाता है, उसके घर में भी जाता है। तो छूत-छात का कहीं उससे दिखाया नहीं है। नाम जबकि कालू भंगी रखा है उसका, तो छूत-छात मसला नहीं उसमें आता है, बल्कि हर जगह ये ज़ाहिर होता है कि ये लोगों से बहुत ज़्यादा मुताल्लिक़ है या कंसर्न है उनसे, उनकी फ़िक्र कर रहा है लोगों की। किसी के गंदे कपड़े धोता है, डॉक्टर के उसको वो दिखाते हैं कि वो कर रहा है, भुट्टे खिला रहा है। खिलजी के घर पे जाता है, उसकी माँ को उठा के लाता है, गोद में लाता है, सब करता है। तो छूत-छात तो इसमें दिखाई ही नहीं गई है। फिर क्या है, वो ये है कि कहानी की एक टेक्निक इख्तियार की गई है कि राइटर ख़ुद उसमें नरेटर बन के आता है, और नरेटर ये कहता है कि इतने दिन हो गए मैं कहानियाँ लिख रहा हूँ, यानी ख़ुद राइटर आ गया। नरेटर भी क्या है, ख़ुद राइटर है वो। मैं कहानियाँ लिख रहा हूँ और वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, यानी उसका ख्याल आ जाता है मुझे, और मैं उस पर कहानी नहीं लिखता। मैंने इस पर लिखा, उस पर लिखा, बालकनी लिखी, अपनी कहानियों का जिक्र करते हैं, लेकिन उस पर मैंने आज तक कहानी नहीं लिखी। तो अब वो फिर उस पर कहानी नहीं लिख रहे हैं, उसकी बात बता रहे हैं कि वो कैसा था, कहानी कुछ नहीं है। तो उस पर वो उसका पूरा तस्करा हो जाता है। तो पहली बात तो यही कि कहानीकार मौजूद हो, ये एक नई टेक्निक थी उस ज़माने में उर्दू में। तो इसलिए फ़नकारी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये होता। दूसरी बात, इससे फ़ायदा ये उठाया उन्होंने कि राइटर जो है वो समाज का सबसे हसास शख्स होता है।
वो भी जब नज़रअंदाज कर रहा है उसको, तो इससे बड़ा और अलमिया क्या होगा, इससे बड़ी आयरनी क्या होगी कि राइटर तक, जिसका दिल बहुत नर्म होता है, जो सबसे हसास है, वो भी उस तबके को नज़रअंदाज कर रहा है। तो और उसने नज़रअंदाज किया, फिर उसके बेटे को वो करते हैं, वो भी नज़रअंदाज करता है, और वो सबसे कंसर्न है। जब उसकी खिलजी की माँ गई है रूठ के अपनी बहू से, तो वो ही बताता है कालू भंगी कि ज़रूर शक्कर गई होगी, वो एक इलाका है कहीं, आप तो जानते होंगे कश्मीर में, तो उसमें गई होगी अपने माँ भाई के यहाँ या किसी के यहाँ। तो ये कहता है हाँ, तो वो जाता है तो वहीं मिलती है वो। इसका मतलब उसको सबका जानता था, वो सबकी फ़िक्र रखता था, बज़ाहिर अछूत था, बज़ाहिर अलग रहता था, लेकिन अंदर से वो सबकी फ़िक्र रखता था, और वो लोग इसको नज़रअंदाज करते थे। तो वो जब लेके आया है उसको वापस, तो ये बताया है कृष्णचंद्र ने कि कभी वो गोद में ले लेते थे, कभी कालू भंगी गोद में ले लेता था, उठा लेता था, बूढ़ी माँ थी, और इस तरह घर पे ले आए। और घर पे जब ले आए तो माँ, बच्चे, पोते ये सब खुश हो गए और उसमें लग गए। ये खड़ा रहा वहाँ दरवाजे के पास, कौन, कालू भंगी, और खड़े खड़े थोड़ी देर जब हो गई तो वहाँ से वो चल दिया। जब वहाँ से वो चल दिया तो इसका मतलब क्या है बग़ैर बताए जाने का, कि उसको नज़रअंदाज किया गया। अब दो चीज़ें हैं, छूत-छात बरतना और नज़रअंदाज करना। अब दोनों में आप देखिए ग्रेड किसका ज़्यादा है। छूत-छात किसी से बरतेंगे आप तो उसके वजूद को तो तस्लीम कर रहे हैं कि वो गंदा है, ख़राब है, नापाक है, नजिस है, जो भी कर रहे हैं उसके वजूद को तो तस्लीम किया। और जिसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उसके तो वजूद को ही तस्लीम नहीं किया। तो छूत-छात बरतना बुरा है, लेकिन उसमें कम से कम आपने वजूद को तस्लीम कर लिया। और यहाँ तो आप वजूद को भी तस्लीम नहीं कर रहे, इसलिए आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो उससे बड़ा सटायर उभरता है ये। और इसकी टेक्निक में एक चीज़ और की गई है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई तस्वीर बनाते हैं तो हमें सादा कागज़ कुछ बीच में छोड़ के इधर उधर रंग बिखेरने की भी एक टेक्निक नज़र आती है उसमें, कि यहाँ पे रंग डाल दिया, यहाँ पेड़ बना दिया, यहाँ नाक उसका वो बना दी, शाख बना दी, बीच में सफ़ेद हिस्सा है, उस पर कुछ नहीं, रंग नहीं डाला। तो जब आप गौर से देखेंगे तो वो सफ़ेद हिस्सा जो है वही असल में तस्वीर है, और इधर उधर से वो फ्रेम सा नज़र आने लगता है, बहुत गौर से देखने पे वो तस्वीर नज़र आती है। तो इसमें कालू भंगी पर कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन उन पर लिखा गया जो उससे अच्छी हालत में थे। डॉक्टर पर लिखा गया, मरीज़ों पर लिखा गया, जो लोग डरते थे, इश्क करते थे, पटवारी उसके लड़के वहाँ नंबरदार के और उनके जो आपस में थे, उन सब पर लिखा गया। तो जो इसकी ज़िंदगी में नहीं है वो उनकी ज़िंदगी में है। तो ये बताने के बजाय कि इनकी ज़िंदगी में क्या नहीं है, ये बताया गया कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या है, और आप खुद समझ आइए कि इसकी ज़िंदगी में क्या नहीं है। तो इस तरह की जो एक मुसव्विरी की टेक्निक है वो उन्होंने अख्तियार की और उस पर अफ़साने लिखे। तो हमारे यहाँ उर्दू में जो अफ़साने लिखे गए तरक्की पसंद तहरीक तक भी, उसमें अच्छा खासा आर्ट मौजूद था, उसमें फ़नकारी मौजूद थी। मंटो के यहाँ तो थी ही, मंटो के यहाँ तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं। मंटो ने तो कुछ ऐसी कहानियाँ भी लिखी जो उतनी मुबहम या तजरीदी कहानियाँ तो जदीद अफ़साना निगार भी नहीं लिख सके, जैसे उनकी काली कली है, जैसे उनकी फुंदने है, समझे। तो हालांकि उसका मौजू भी एक तरह से जिनसी है, लेकिन ऐसी जिन्स नहीं है कि जो लज्जत हासिल करने के लिए हो, बल्कि ऐसी जिन्स है जिससे हमें एक तरह से सबक भी हासिल करना है। और अगर फुंदने आपने वो कम लोगों ने पढ़ी होगी, इसलिए उस पर ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी ये साफ ज़ाहिर हो जाता है उसके अगर मौजू पर गौर करेंगे कि अंग्रेज़ों के ज़रिए से आई हुई मगरिबी तहज़ीब जो है वो हमारी पूरी तरह से शुरफा के यहाँ भी जिनसी बेरारवी पैदा करके उसको तबाह व बर्बाद कर रही है और मौत के दहाने पर ले जाती है। इसीलिए उसमें फुंदने दिखाया है। फुंदने जो दिखाया है उसमें वो यहाँ पे जो एक झालर लटकी होती है, जो अंग्रेज़ी बैंड बाजा बजता है शादी में लाल कपड़े पहने हुए, उसमें वो अच्छा खासा जब वो अरे हाँ खैर एडिट कर लीजिएगा, तो वो उसमें दिखाया है। वो उस फुंदने के ज़रिए से, वो तहज़ीब कहाँ से आई अंग्रेज़ों की, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन इनकी और भी जो कहानियाँ, जैसे टोबा टेक सिंह है, क्योंकि अभी तरक्की पसंद तक आज रहने देते हैं इस वक्त, तो टोबा टेक सिंह है। टोबा टेक सिंह ज़्यादातर लोगों के कोर्स में इसलिए होती है कि उसमें जिन्स नहीं है, वो दूसरे मौजू पर लिखी गई है। लेकिन उसमें भी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसके आर्ट की तरफ भी इशारा करती हैं और बहुत पर्टिकुलर बनाती हैं उसको। आमतौर से ये कहा जाता है कि ये जो है टोबा टेक सिंह, ये पार्टीशन पर लिखी गई है। तो ये एक ऐसा बयान है कि जिसमें बहुत सारे मसाइल आ गए। पार्टीशन में तो फसाद भी है, इसमें तो फसाद नहीं हुआ।
पार्टीशन में सियासी रहनुमाओं की जो अपनी अपने लालच थे वो भी है। किसी को पार्टीशन यहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने चाहा कि पार्टीशन हो जाए, तो वो भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ है हिजरत, वो भी पार्टीशन का हिस्सा है। तो इस अफसाने को हम पर्टिकुलर करके ही देखें तभी समझ में आएगा कि इसमें क्या कहने की कोशिश की है। तो इसमें नकले मकानी को या जिसे हिजरत कहा जाए उसको ही मौजू बनाया गया है, उस पर तंज किया गया है कि आपने ये कैसे फ़ैसला कर लिया कि यहाँ के लोग वहाँ और वहाँ के लोग यहाँ चले आएँ। ये बहुत अननेचुरल है, क्योंकि इलाके से, मिट्टी से, अपनी ज़मीन से एक ख़ास तरह का लगाव होता है। इसके लिए उनको सिंबल नज़र आया दरख्त का, और दरख्त का सिंबल को उन्होंने बहुत ही गैर महसूस तौर पर इस अफसाने में इस्तेमाल किया है। इसलिए कि और एक तंज़ किया है पागल खाने का दिखा के कि पागल भी इस पर तैयार नहीं है कि यहाँ से हमें वहाँ शिफ्ट किया जाए, तो आप कैसे तैयार हो गए जिन्होंने ये तय कर लिया कि यहाँ से वहाँ जाना है। तो इसमें एक पागल है जिसका नाम है बिशन सिंह, लेकिन पूरे अफसाने में उसका नाम टोबा टेक सिंह लिया गया है। टोबा टेक सिंह इसलिए लिया गया है कि उसके गांव का नाम टोबा टेक सिंह था, इस तरह के नाम वहाँ होते थे। तो टोबा टेक सिंह उसके गांव का नाम था, उसी से उसको लोग पहचानते थे। तो और इसका उन्वान भी टोबा टेक सिंह रखा। तो ये इशारा है किसकी तरफ? ज़मीन की तरफ, अपने गांव की तरफ, मिट्टी की तरफ। यानी उसकी शख्सियत बिशन सिंह के बजाय टोबा टेक सिंह के नाम से ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ उस ज़मीन से है और वो इसी पर रेसिस्ट करता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मतलब वो रुका रहेगा आखिर तक, ये करता है। और वो सब कर रहे हैं लोग। उसमें दिखाते हैं कि एक शख्स है वो दरख्त पर चढ़ जाता है, वो वहाँ से ऐलान करता है कि मैं फ़लाँ हूँ, सियासी लीडर का नाम लेता है कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूँ, मैं ये हूँ, वो करता है। तो अब वो दरख्त पे चढ़ना जो है, ये दिखाने की कोशिश की है कि दरख्त को आप जहन में रखें, कारी दरख्त को जहन में रखें। फिर टोबा टेक सिंह की खुसूसियत पे एक ये भी बताई है, वो तो है उसके गांव के लोग आते हैं, उसकी बेटी है, बच्ची है, फिर वो सब लोग चले गए हैं, तो आके एक दिन खबर भी देता है कि तुम्हारे वो सब चले गए, उसके साथ गाय की बच्चियाँ जो तुम्हारी थी वो मेरे पास रह गई है, मैं उसको पाल रहा हूँ। तो एक तरह का जज्बाती जो लगाव है ज़मीन से, उसकी तरफ इशारा है। और ये है कि टोबा टेक सिंह ऐसा शख्स है कि जो सोता नहीं है, लेटा नहीं है। तो ये नहीं लिखा उन्होंने कि लोटा नहीं है, वरना हम लोग सवाल कर सकते थे कि ये कैसे हो सकता है कि इतने साल तक वो सोया ही ना हो। ये लिखा है कि उसको किसी ने सोते हुए नहीं देखा। अब ये उसका मसला है कि देखा या नहीं देखा, वो जागा है, वो चौकीदार जागा या सोया, लेकिन ये नहीं लिखा साफ कि वो सोता नहीं था। हमें लगता है कि उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने साफ ये लिखा है, पढ़िए, कि उसे किसी ने सोते हुए नहीं देखा। वो खड़ा रहता था, तो अक्सर खड़ा रहता था दिन में, लेकिन कभी सोता था या नहीं सोता था, इस पर मंटो ने बहस नहीं की। और ये कह के बच गए एतराज़ से कि वो सोते हुए नहीं देखा, ठीक है। खैर, अब वो क्यों खड़े दिखाया है? क्योंकि दरख्त जो है वो खड़ा ही रहता है। और यहाँ भी एक दरख्त को बार बार दिखा रहे हैं पागल खाने में, जिस पर चढ़ जाते हैं। और जब वो शिफ्ट किया ही जाता है मजबूरी में उसको, तो नो मैंस लैंड पे पहुँच के वो खड़ा हो जाता है, टलता नहीं है, ना आगे बढ़ता है ना पीछे हटता है। तो लोग उसको छोड़ देते हैं कि बेज़रर है, मारता वारता किसी को नहीं है, पागल, इसको छोड़ दो। वो खड़ा रहता है और रात भर खड़े खड़े वो इस तरह गिरता है कि फेंस के आगे उधर तार जो खींचे हैं, एक मुल्क था, हिंदुस्तान था, और उसके पीछे पाकिस्तान था, और वो ऐसी जगह पर मर गया था लेट के, गिर के, कि जिसका नाम कुछ नहीं था, यानी नो मैंस लैंड जिसको कहते हैं, वो किसी की नहीं होती, उस पर मर गया था। तो उसने रेसिस्ट किया, उसने एहतजाज किया, उसने जाने से मना किया, और वो गिरा। किसकी तरह गिरा? दरख्त की तरह गिरा, क्योंकि खड़ा रहा रात भर और फिर गिरा वो। तो दरख्त वो चीज़ है जिसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी होती हैं। पौधे को तो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाके लगाया जा सकता है, दरख्त को अगर आप लगाएंगे तो वो मर जाएगा। दरख्त, पूरे दरख्त को उखाड़ के, आज तो टेक्निक वगैरह निकल आई होगी, लेकिन उस ज़माने में तो नहीं थी। तो दरख्त को दूसरी जगह लगाना नामुमकिन है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने गैर महसूस तौर पर दरख्त का सहारा लिया और दरख्त को उसका ख़ास किरदार बना दिया उस अफसाने का, और मिट्टी को, ज़मीन को ख़ास किरदार बना दिया कि ज़मीन को छोड़ना जो है, टोबा टेक सिंह इसलिए नाम रखा कि टोबा टेक सिंह उस जगह को छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था। वो मर गया लेकिन जा नहीं सका। जिस तरह के बड़े दरख्त को एक जगह से दूसरी जगह लगाना मुमकिन नहीं है, इसी तरह से किसी शख्स को जिसकी की जड़ें उस ज़मीन में बहुत गहरी हों, उससे अपनी ज़मीन से इतनी ज़्यादा लगाव और मोहब्बत हो, उसको एक दूसरी जगह ले जाना कोई आसान काम नहीं है। तो ये वो अफसाने हैं जिनमें हम वो टेक्निक जो अंग्रेज़ों के ज़रिए से हम तक आई, उसका सबका
कुछ ना कुछ अक्स हमें मिल जाता है। और वो टेक्निक जिसमें कि अंदरूनी कैफियत भी हैं, वो टेक्निक जिसमें कि इशारों किनायों से इस तरह काम लिया गया है कि वो इशारे किनाए जो हैं वो अलामत बन गए हैं, इस्तिआरे बन गए हैं, वो भी टेक्निक है। प्लॉट को जिस तरह से होना चाहिए और जहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, नुक्ते उरूज कहाँ आए, वो भी टेक्निक है। और अंदरूनी कैफियत का इजहार, शऊर की रॉ की भी टेक्निक है। कुछ कहानियाँ इन्होंने भी ऐसी लिखी थी तरक्की पसंदों ने, जिसमें शऊर की रॉ का अच्छा खासा हमें अक्स मिल जाता है। तो बहरहाल ये तरक्की पसंद तहरीक तक बात थी, जिसमें हम कह सकते हैं प्रेमचंद के ज़माने की हकीकत निगारी और उसके बाद से तरक्की पसंद तहरीक, इनमें अफ़साने के मौज़ूआत क्या थे और इनमें अफ़साने की टेक्निक क्या थी, इस पर आज हमने बात की है।